नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ये हमारा टॉपिक है। तो राजस्थान का सबसे पहले देखते हैं कि भाई राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ है, राजस्थान किस प्रमुख भौतिक विभाग का अंश है। तो देखिए, हमने पढ़ा है वैगनर की थ्योरी में कि आज से करोड़ों साल पहले ये जो समस्त हमें संसार दिखाई देता है वो एक विशाल भूखंड पेंजिया के रूप में था, और उस पेंजिया के चारों तरफ विशाल महासागर था जिसे पेंथालासा कहा गया। कालांतर में पेंजिया के दो टुकड़े हुए, उत्तरी भाग कहलाया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड, और इन दोनों के बीच में टेथिस सागर एक भूसन्नति थी। तो जो राजस्थान का भाग है पश्चिमी रेगिस्तानी वाला, उसके लिए कहा जाता है कि वो टेथिस सागर का अवशेष है, और राजस्थान के जो मध्य पर्वतीय प्रदेश हैं और दक्षिणी पठारी क्षेत्र हैं वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये वाला जो हमें भाग दिखाई दे रहा है पश्चिमी राजस्थान का, ये टेथिस सागर का अवशेष है, और पूर्वी भाग जो है ये पर्वतीय प्रदेश जो ब्राउन कलर में है, और दक्षिणी पठारी क्षेत्र ये वाला, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये वाला जो एरिया है ये है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, बीच वाला जो ब्राउन कलर है ये है अरावली श्रेणी, ये ग्रीन कलर जो है ये है पूर्वी मैदान, और नीचे वाला जो पोर्शन है ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो आज की क्लास में हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मुख्यतः राजस्थान के 12 जिलों को सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान के 12 जिलों को। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की स्थिति कहाँ पे है? अभी हमने जैसे मैप में दिखा था, ये अरावली पर्वतमाला है, इसके पश्चिम वाला जो पूरा भाग है ये है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। इस मरुस्थल में पूरे राजस्थान की 40% मतलब 40% जनसंख्या निवास करती है, और थार के रेगिस्तान के कुल 61.11% भूभाग पर ये स्थित है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये जो ज़िले हैं जो कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, तो इनका एरिया राजस्थान का कुल कितना एरिया है, राजस्थान के कुल एरिया का कितना प्रतिशत है, तो वो है 61.11%। ठीक है, यह विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, और भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को नियंत्रित करता है। यह उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत में लो प्रेशर बनता है। पूरे भारत का जो सबसे लो प्रेशर है वो पश्चिमी राजस्थान में ही बनता है, तो ये मानसून को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अभी हमने देखा था कि थार का मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है। तो इसके प्रमाण किन रूपों में मिलते हैं? इनके प्रमाण हमें मिलते हैं अवसादी चट्टानों के रूप में। जीवाश्म खनिज, क्योंकि पश्चिमी मरुस्थल में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि का भरपूर भंडार है। कुलधरा जो गांव है वहाँ मछली के अवशेष मिलना, और यहाँ पे एक आकल वुड फॉसिल पार्क, जीवाश्म पार्क है, जो कि इस बात को प्रमाणित करते हैं। ठीक है, इसकी देखिए पश्चिमी जो राजस्थान है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो कुल लंबाई है वो है ये वाली लंबाई 644 किलोमीटर,
और जो इसकी चौड़ाई है वो है 360 किलोमीटर। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो एरिया है वो है 1,96,150 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे घना हुआ मरुस्थलीय भाग है ये। विश्व में बहुत बड़े बड़े मरुस्थल हैं, लेकिन कहीं पर भी इतनी अधिक जनसंख्या नहीं पाई जाती है। इस मरुस्थल की जो पूर्वी सीमा है, ये जो पूर्वी सीमा है ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है। और जो पश्चिमी सीमा है ये है रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो कि पाकिस्तान के साथ में लगती है। अच्छा, इसके जो प्रमुख जो ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं? प्रमुख ज़िले, अभी हमने पढ़ा था कि 12 ज़िलों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो इसके ज़िले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर। ये जो पूरे 12 ज़िले हैं इनको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है। अब इसकी कुछ प्रमुख भू आकृतिक विशेषताएं हैं। यहाँ पे कुछ स्तूप विहीन चट्टानी स्वरूप है। हम इसको पढ़ रहे हैं मरुस्थलीय प्रदेश, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पूरे जो एरिया है उसमें केवल मरुस्थल रेत ही रेत है। नहीं, कुछ एरिया ऐसा है जो कि स्तूप विहीन भी है। यहाँ पे कुछ नमकीन पानी की झीलें पाई जाती है जिनको प्लाया झीलें कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क रेतीला प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। ये देखिए, ये डिवीज़न दिया हुआ है। ये पश्चिम वाला जो प्रदेश है ये है शुष्क रेतीला प्रदेश और ये है अर्ध शुष्क प्रदेश। पश्चिमी जो प्रदेश है, पश्चिमी जो मरुस्थल है वो पूर्वी अर्धशुष्क एरिया के कंपैरिजन में अधिक शुष्क है। और इन दोनों का जो डिवीज़न किया जाता है, इनको इस मरुस्थल को जो 2 भागों में बांटा जाता है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा बांटा जाता है। अरावली से मरुस्थल को अलग करती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब जो ये शुष्क रेतीला प्रदेश है उसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इसमें हमें दिखाई दे रहा है ये वाला जो एरिया है ये है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और बाकी का जो एरिया है ये जो लाइनिंग वाला है ये पूरा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। देखिए, शुष्क रेतीला प्रदेश, इसमें प्रमुखतः 4 जिलों को सम्मिलित किया जाता है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। यहाँ पे औसतन वर्षा कितनी है? 0 से 20 सेंटीमीटर। अभी हमने पढ़ा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल को और अर्धशुष्क प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है। यहाँ पर 3 प्रकार के मरुस्थल देखने को मिलते हैं, अर्घ, हम्मादा और रेग। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, अर्घ, हम्मादा और रेग। अर्घ किसे कहते हैं? इसे रेतीला भाग माना जाता है जो कि बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर में ये विस्तारित है। हम्मादा क्या है? ये मिश्रित मरुस्थल है। इस भाग में बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं जिन्हें धरियन कहा जाता है। और रेग जो है वो चट्टानी प्रदेश है। अब देखते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, मतलब यहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं।
यहाँ पर पथरीली चट्टानें पाई जाती हैं। इन पथरीली चट्टानों को क्या कहा जाता है? हमवादा। शुष्क रेतीले प्रदेश का 41.50% है। यह मुख्यतः जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर और कुछ एरिया इसका जालौर का भी आता है, इसमें फैला हुआ है। उसके बाद में है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ये पूरा जो एरिया है वो मरुस्थलीय रेतीला प्रदेश है। इसका विस्तार कहाँ पे है? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में। यहाँ पे जो कुछ नीची भूमि है वहाँ पे जल के भरने से कुछ छोटी छोटी नमकीन झीलों का निर्माण हो जाता है, जिनको स्थानीय भाषा में रन कहा जाता है। पूर्वाइया क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं को पूर्वाइया कहा जाता है। यहाँ की कुछ और विशेषताएं हैं। लाठी सीरीज, ये भी पूछा जाता है कि लाठी सीरीज क्या है। तो इस एरिया में सेवन घास, एक प्रकार की घास है ये, सेवन घास के मैदान को लाठी सीरीज क्षेत्र कहते हैं। यह पोखरण जैसलमेर में पाई जाती है। स्थानीय भाषा में इसको लिलोन कहा जाता है। जैसलमेर की जो तहसील है पोखरण, वहाँ पर जो सेवन घास वाला एरिया है उसे लाठी सीरीज कहा जाता है। थार के मरुस्थल पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ पर कुछ प्रमुख बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पवनानुवर्ती, जिन्हें देशांतरीय बालू का स्तूप कहते हैं, कुछ अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और बरखान बालू का स्तूप जो होते हैं वो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। अब है अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये देखिए, सबसे पहले है घग्गर प्रदेश, ये है हमारा घग्गर प्रदेश। उसके बाद है शेखावटी प्रदेश, फिर है नागौरी क्षेत्र और ये दक्षिण वाला जो है लूनी बेसिन, जिसको गोडवार बेसिन भी कहा जाता है। देखिए, जो घग्गर प्रदेश है यहाँ पर घग्गर नदी प्रवाहित होती है, इसीलिए क्षेत्र को घग्गर क्षेत्र कहा जाता है। गंगानगर और हनुमानगढ़ ये ज़िले इस क्षेत्र में आते हैं। घग्गर नदी द्वारा जो निर्मित क्षेत्र है उसको यहाँ पे पाट कहा जाता है। पाट को नाली कहते हैं और यह एक आंतरिक जल प्रवाह की नदी है। उसके बाद में है शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी जो क्षेत्र है वहाँ अनियमित आकार के बालू का स्तूप होते हैं। इस वाले क्षेत्र की, शेखावटी क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है वो है कांतली नदी। कांतली नदी के अलावा कुछ छोटी छोटी नदियाँ पाई जाती हैं। आंतरिक अफवाह वाली नदियाँ हैं जो सामर झील में जाके अपने पानी को गिराती है। कुछ यहाँ पर कच्चे और पक्के कुएँ देखने को मिलते हैं, जिनको स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है। ये कांतली नदी वाला जो क्षेत्र है वो भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे सीकर में ही स्थित है। उसके बाद में अगला आता है नागौरी उच्च भूमि। यह अरावली पर्वतमाला से अलग पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें मकराना श्रेणी जिसमें संगमरमर पाया जाता है, मांगलो श्रेणी इसमें जिप्सम पाया जाता है, जायल श्रेणी इसमें फ्लोराइड युक्त कुवड़ पट्टी पाई जाती है। यह कुवड़ पट्टी नागौर से अजमेर का जो क्षेत्र है वो कहलाती है। नागौर से अजमेर तक का जो क्षेत्र है वो कुवड़ पट्टी कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पानी में
फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसीलिए ये वाला जो एरिया है इसे कुबड़ पट्टी कहा जाता है। यहाँ पे जो नागौरी उच्च भूमि है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक है। औसतन थोड़ा ऊंचा एरिया है ये बाकी एरिया के कंपैरिजन में। इसकी जो लगभग ऊंचाई है वो 300 से 500 मीटर की है। उसके बाद में अगला जो है वो है गोंडवार प्रदेश, जिसको लूनी जवाई बेसिन भी कहा जाता है। ये जो प्रदेश है वो जालौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर इन जिलों में मुख्यतः फैला हुआ है। लूनी और उसकी सहायक नदियों से निर्मित प्रदेश है। लूनी नदी अजमेर के दक्षिणी पश्चिमी चोटी से पहाड़ से निकलती है और फिर इस दिशा में बहती हुई, और इसके साथ की जो सहायक नदियां हैं वो इस एरिया का निर्माण करती हैं। यहाँ की जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि नदियों द्वारा निर्मित एरिया है ये, इसीलिए जलोढ़ मिट्टी से निर्मित कांपिया मैदान यहाँ मिलते हैं। नदियों के प्रवाहित क्रम को देखने से लगता है कि थार का जो मरुस्थल है उसका जो ढाल है, थार के मरुस्थल के ढाल का भी पूछा जाता है कि ढाल कहाँ है, तो इसका जो ढाल है वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ये कंप्लीट हो गया है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश।